नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। पशुओं में परजीवियों की समस्या और समाधान के उपाय। अंगेती मटर की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। आज के दौर में दूध का व्यापार एक आकर्षक व्यापार हो गया है, जो कि लाखों लोगों को स्वरोजगार दे रहा है। यह एक फलता फूलता कारोबार है, जिसको समय और कड़ी मेहनत के साथ काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन डेयरी व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों के सामने पशुओं में जूं, किलनी, चिचंड और पेट के कीड़ों की समस्याएं आमतौर पर देखी जाती हैं और पशुपालक इस तरह की समस्या से काफी परेशान रहते हैं। तो इस तरह की समस्या से पशुपालक कैसे बचाएं अपने पशुओं को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजकीय पशु चिकित्सालय हरसौली के प्रभारी वंशीधर यादव। मैं आज आपको पशुओं के अंदरूनी और बाहरी परजीवियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सभी में ये अंतः और बाह्य परजीवी इनके खून का शोषण करते हैं। पशुओं को बहुत कमज़ोर करते हैं। इनके खून के शोषण करने से जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में कई तरह के बाहर और आंतरिक परजीवियों का प्रकोप होता रहता है, जो पशु का खून चूसकर इन्हें कमजोर कर देते हैं और ये परजीवी पशुओं में कई प्रकार के रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। पशु की अच्छी खिलाई पिलाई के बावजूद भी पशु कमजोर होता चला जाता है और पशुपालकों को समझ नहीं आता कि ये पशु अच्छी खिलाई पिलाई के बाद भी इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं और पशुओं का स्वास्थ्य गिरने के साथ साथ दूध उत्पादन भी गिर जाता है। बाहर जूं, चिचड़ी, किल्ली, तिल्ली होते हैं, ये बाहर से खून चूसते रहते हैं और अंदर फीताकृमि, जो एस्केरिस वगैरह, ये जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो जानवरों के आंतों में खून चूसते रहते हैं। यदि जानवर को आप समय पर कृमिनाशक दवा नहीं पिलाओगे तो जानवर समय पर ताव में नहीं आएगा। यदि ताव में आ भी गया तो सही गर्भधारण नहीं कर पाएगा। यदि गर्भधारण भी कर लेता है तो जानवर ब्याने के बाद में सही तरीके से दूध नहीं दे पाएगा, क्योंकि जानवर के यदि अंदर और बाहर परजीवी हैं तो वो उसका शोषण करते रहते हैं। इसलिए जितना हो सके समय पर बाहर के लिए उन पर दवाई छिड़कने का काम जरूर करना चाहिए। हर तीसरे महीने जानवर को साफ सफाई से रखना चाहिए, जिससे इसके जो बाहरी परजीवी नहीं लगे। पशुपालक भाइयों, आजकल बाहरी परजीवी के लिए साबुन आने लग गया, तो उस साबुन से आप जानवर को अच्छी तरह नहला के और 15-20 मिनट बाद में उसको पानी से साफ कर दो, जिससे बाहरी जो परजीवी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कई बार जो मेंज होती है, खांच होती है, उससे भी जानवर कमज़ोर हो जाता है, तो वो भी उससे साफ़ हो जाएगी। जूं, चिचड़ी जितनी रहेगी वो साबुन से साफ़ हो जाएगी। पशु चिकित्सालय में साइफरमेथ्रिन के अलावा फ्लूमेथ्रिन दवाई और आती है, एक जिससे सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर एक लाइन खींचनी रहती है, सीधी लाइन, जिससे सारे बाहर के परजीवी उससे ख़त्म हो जाते हैं। और जब भी ये बाहरी दवाई लगाएं, साइफरमेथ्रिन या फ्लूमेथ्रिन कोई भी, तो जब सूर्य की रोशनी हो उसमें नहीं लगाना चाहिए। जब शाम के टाइम सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। बाहर के लिए अलग से दवाई लगानी चाहिए, पेट के पिलाने के लिए अलग से दवाई आती है। बाहर यदि जानवर के जूं, चिचड़ी की किल्ली वगैरह हो रही है तो उसके लिए आजकल पशु चिकित्सालय के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है, उसमें आप लाओ और जानवर के पानी में घोल के 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई डाल के साइफरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, तो उससे उसको नहलाओ जानवर को, जिससे बाहर के जितने भी बाह्य परजीवी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय पशु का मुंह पर छींका लगा दें, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके। पशु को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। रही बरसात के पानी या और कोई मौसम हो जिसके अंदर जानवर तालाब का पानी ये पीते हैं, तो उसमें भी इनके अंतर परजीवी चले जाते हैं। तो उस टाइम भी समय समय पर इनको कृमिनाशक दवा जरूर पिलाते रहना चाहिए। गाय और भैंस में यदि ग्याबन हो जाती है तो ग्याबन के लिए फेनबेंडाजोल टैबलेट आती है, और जो जानवर ग्याबन नहीं होता है उनको एल्बेंडाजोल दवाई दी जाती है। जानवर को कृमिनाशक दवा पिलाने के साथ साथ में मिनरल्स की पूर्ति के लिए इनको मिनरल्स भी देते रहना चाहिए, जिससे जानवर कमज़ोर नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, पशुओं को हर तीसरे महीने के अंतराल पे कृमिनाशक दवा जरूर पिलानी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई इंजेक्शन लगवाना चाहे तो आयुर्मेक्टिन के नाम से एक इंजेक्शन भी आता है, जिससे जितने भी बाहरी परजीवी हैं, अंदरूनी परजीवी, वो सब खत्म हो जाते हैं। यदि आप इन दवाओं से पशुओं के बाहरी और आंतरिक परजीवियों का नियंत्रण कर लेते हैं तो पशुओं का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही दूध उत्पादन कम होने से भी बचा जा सकता है और अधिक आय कमाई जा सकती है। तो पशुपालक भाइयों, हर तीसरे महीने बाहरी परजीवी और अंतर परजीवी दोनों का उपचार करते रहना चाहिए, जिससे जानवर कमजोर नहीं हो और हेल्थी स्वस्थ रह जाए। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए अंगेती मटर की फसल की बुआई करने में लगे हैं, जो कम समय में किसानों को अच्छा फायदा देती है। पर पुराने तरीके से खेती करके किसान इससे भी ज्यादा अच्छा फायदा उठाने से चूक जाते हैं। अगर किसान मटर की उन्नत तरीके से खेती करे तो पैदावार और मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अभी अंगेती मटर की खेती के लिए सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान दे, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल से। जैसा कि आज हम लोग जिस बात पे बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पे, वो है कि सब्जियों वाली मटर की कैसे खेती की जाए वैज्ञानिक विधि द्वारा, कौन कौन से प्रभेद का कैसे चयन करें। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो सब्जियों वाली मटर की खेती है वो बेसिकली जो मुख्यतः हम लोग ठंडी के मौसम में लगाते हैं। ठंडी के मौसम में लगाते हैं तो हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, जब बात आती है दलहनी सब्जियों की, तो किसी भी मौसम या किसी भी क्षेत्र में सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर होती है। मटर एक खास सब्जी की फसल है जिसका हरी अवस्था में फलियों के रूप में सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। सब्जी वाली मटर की खेती हमारे देश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसकी बुआई मैदानी इलाकों में अगस्त के अंतिम पखवाड़े से अक्टूबर तक करना फायदेमंद होता है, लेकिन इस फसल से अधिक आमदनी के लिए अगेती फसल के रूप में इसकी बुआई अगस्त के अंतिम पखवाड़े से सितंबर तक की जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये वातावरण कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा है। तो ठंडा होना चाहिए। अब मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का हम लोग कैसे चयन करते हैं कि मिट्टी हमारी दोमट और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नमी पर्याप्त मात्रा में कैसे हो, इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना है कि मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके उसको हम लोग मुट्ठी से बांधते हैं। अगर बांधने के बाद वो किसी आकार ले लेता है तब समझिए कि हमारा मिट्टी पर्याप्त है। खेत का पलेवा करके एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब उसमें हम लोग कौन कौन सी रासायनिक चीज या फिर कौन कौन सी उर्वरक चीज को मिलाएंगे, तो उसमें हम लोग को मिलाना है कंपोस्ट। 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नत्रजन हमें लेना है तो नत्रजन 50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग लेते हैं। फॉस्फोरस और पोटास दोनों को हमको 60 kg 1 हेक्टेयर के लिए हमें लेना है, जिसमें यूरिया की 20 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 25 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 25 से 30 दिन की खड़ी फसल में करें। अब आगे आते हैं कि हम लोग मटर का खेती में कौन कौन सा प्रभेद का चयन करें।
तो मटर की खेती में 3 प्रभेद आते हैं, अलग अलग समय पे उनका लगाया जाता है। अगर आगात प्रभेद की बात करते हैं तो आगात प्रभेद में हमारा अर्का मशहूर है, अर्का निर्मल है। उसके बाद हम लोग जो मध्यकालीन जो मध्य समय में जो लगा सकते हैं उस प्रभेद में आता है आजाद मटर और अर्का संपर्ण। अगर हम लोग पिछात मटर की बात करें कि पिछात प्रभेद अगर चयन करना चाहें तो पिछात प्रभेद में हमारा आता है पंत उपहार और जवाहर मटर 21। बीज दर हमारा क्या होगा, हम लोगों ने प्रभेद का चयन कर लिया, सही समय भी निर्धारित हो गया, लेकिन बीज दर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके लिए हमें 40 से 50 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में सब्जियों वाली मटर की बीज को लेना है। बीज को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बीजों की बुआई करें। अब हमें आते हैं इसको लगाना कैसे है। तो बीज दर खेत हमारा तैयार हो गया है, हमें लगाने के लिए क्या करना है कि हमें अगर रेस्ड बेड प्लांटिंग के साथ लगाते हैं, नॉर्मली जो किसान भाई जो हमारे जो पुरानी पद्धति थी उसमें हम लोग क्या करते थे, मटर की छिड़काव कर देते थे, जिससे नो डाउट उपज होता था। लेकिन अगर हम लोग उसको रेस्ड बेड प्लांटिंग करते हैं, कहने का मतलब कि मिट्टी को उठा करके जैसे आलू की खेती करते हैं उस टाइप से करें तो हमारा पैदावार ज़्यादा होगा। उसमें हमें क्या करना है, अगर हम लोग की लेबर के द्वारा लगवाते हैं या फिर और हायर्ड करके, तो हम लोग को जो कल्टीवेशन कॉस्ट होगा उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, लागत ज़्यादा होगा। उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, मशीन द्वारा उसका रेस बेड बनाना है। रेस बेड बनाने के लिए जो 2 रेस बेड जो हमारा बेड बनेगा, उन दोनों बेड की जो दूरी रखना है वो 1.5 से 2.25 फीट की दूरी लगभग रखें। अब हमें बीज बुआई के लिए जो हमारा कितना गहराई में बीज जाना चाहिए, तो एक बीज की गहराई हमारी जो होनी चाहिए वो 1.5 से 2 इंच तक का होना चाहिए। अब बीज से दूसरे बीज की दूरी की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग 4 से 5 इंच की दूरी रखते हैं। इससे हमारा मटर अच्छा पैदावार देता है और रोग बीमारी लगने का भी संभावना कम रहती है। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी दवा की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल काफी हद तक खरपतवारों से बची रहेगी और बढ़वार अच्छी करेगी। अब अगर इसकी लास्ट सारी पैकेज प्रैक्टिस करने के बाद इसका जो हमारा यील्ड आता है वो 50 से लेकर के 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हमारी उपज होगी, जिससे एक अच्छी आमदनी हो सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। खरीफ मौसम में बहुत से किसान मक्का की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी भारी वर्षा या कीट रोगों की अधिक प्रकोप के कारण फसल खराब हो जाती है और किसानों को आर्थिक हानि होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ किसान भाई मक्का के साथ अरहर की अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं, जिससे किसी एक फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे फसल की उत्पादन से हो जाती है। तो आप मक्का और अरहर की अंतर्वर्तीय फसल में जरूरी कार्यों को कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी से। ज़्यादा काश्त का रकबा असिंचित क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थितियों में इन क्षेत्रों में अंतर्वर्ती फसल ली जा सकती है। अंतर्वर्ती फसल से मतलब है एक ही खेत में एक सीजन में एक से अधिक फसल एक साथ उगाना अलग अलग कतारों में, ये अंतर्वर्ती खेती के अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्वर्ती खेती करने के जो फायदे होते हैं, जैसे खेत की तैयारी में प्रारंभिक तौर में पौध संरक्षण में, निराई गुड़ाई में, कीट नियंत्रण में यदि अंतर्वर्ती फसल में करते हैं तो दोनों फसलों के लिए सामान्यतः एक ही तरह का उपचार पद्धति अपनाई जाती है। इसलिए भी हम इन दो फसलों की खेती एक साथ कर सकते हैं। और दूसरा, फसलें अंतर्वर्ती फसल के रूप में 2 ऐसी चुनती हैं जो कि पूरक हों, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी न हो, मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसल में नहीं लेते हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के पूरक फसल के रूप में होती है। उदाहरण के लिए मक्का और अरहर की खेती, जिसे तुअर के नाम से, राहर के नाम से भी किसान भाई जानते हैं। खरीफ की फसल में किसान मक्का की अधिक पैदावार लेने के लिए अरहर के साथ मक्का की फसल उगाकर सहफसली खेती का लाभ ले सकते हैं। मक्का की फसल की बुआई अनाज, भुट्टे
और हरे चारे के रूप में की जाती है, जबकि दलहनी फसलों में अरहर की फसल प्रमुख मानी जाती है। इसकी अधिक पैदावार सह फसली खेती से ही ली जा सकती है। खरीफ में तुअर के साथ मक्का की खेती की जा सकती है और इसके लिए 2 कतार तुअर की और 2 कतार मक्का की रखी जा सकती है। अरहर की फसल शुरुआत में उसकी बढ़वार कम होती है, लेकिन बाद में उसकी बढ़वार तेजी से होती है। तो वानस्पतिक वृद्धि शुरू में कम होने के कारण जो हमारी मक्का है उसकी बढ़वार अच्छी हो जाती है, उसकी पैदावार भी हमें बेहतर मिल जाती है। और जब ये फसल पककर कटने के लिए तैयार होती है और उस समय इसको काट देते हैं, उसके बाद फिर अरहर की फसल में वृद्धि शुरू होती है। तो जो मक्का की फसल जहाँ लगी हुई थी वह स्थान में ये पूरी तरह से फैल जाती है और अरहर की एक पूरी फसल हमको उस खेत में मिल जाती है। तो लागत, उत्पादन लागत दोनों फसलों के लिए एक समान हो जाती है शुरुआती तौर पर। बाद में उस फसल को काटना, गहाई का भी खर्च आता है उसमें। ऐसा यदि हम करते हैं तो खरीफ की फसल के रूप में हमें मक्का मिल जाती है और रबी की फसल के रूप में हमें अरहर की हो जाती है और कृषि भूमि का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो संसाधनों का उपयोग और खर्चे में कमी दोनों हो जाती है। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम फसल अंतर्वर्ती फसल से भरपूर फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर और मक्का की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली निदाई फसल बुआई के 30 दिन बाद ही की जाती है और बाद की निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। और ऐसा करके हम खेत के अंदर खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा फसलों के लिए वो कम कर सकते हैं। क्योंकि मक्के की फसल ले रहे हैं, इसकी पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन तत्वों की ज़्यादा मांग होती है। तो उसके लिए हम निराई गुड़ाई करके पौधों में हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी मक्का की कतार के बीच बीच में हम कर सकते हैं। ये काम हमको फसल की 30 दिन की अवस्था में करना है। ऐसा करके फसलों की पोषण संबंधी जो खुराक की पूर्ति हम कर सकते हैं। ये वर्षा का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब लगातार भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो उस स्थिति में ये जल भराव में जो जड़ क्षेत्र में होगा उससे फसल को नुकसान होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति न होने पाए। खेत में यथासंभव स्थिति के अनुसार हमें उसमें कहीं यदि किस खेत के किसी कोने में जल भराव का आभास होता है तो वहाँ से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें, ताकि हमारे फसल पौधों की बढ़वार में कोई अंतर ना आए और पैदावार हमारी कम न होने पाए, पौधों की बराबर वृद्धि हो सके। किसान भाइयों, अरहर और मक्का की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिसकी वजह से फसलें कमजोर हो जाती है और आगे चलकर इनसे उत्पादन बेहद कम मिलता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण उपायों को अपनाएं, जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तीसरी जो बात होती है इसमें पीड़क कीटों का प्रकोप शुरुआती तौर पर पत्ती काटने कुतरने वाले कीड़ों का अरहर में भी होता है, मक्के में भी होता है। तो इसके लिए हम यदि चाहते हैं कि कीटों का प्रकोप हमारी फसलों में न हो, नुकसान न पहुँचे, तो शुरुआती तौर पर 20-25 दिन की अवस्था में मौसम अनुकूल होने की दशा में ये ट्राइजोफास नाम की दवा है, जिसका भी हम छिड़काव अपने खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 800 मिलीलीटर से 1 लीटर हो सकती है, जो कि अंडे की अवस्था में जो कीट की अवस्था होती है, इल्लियाँ होती हैं, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो अंतर्वर्ती खेती महत्वपूर्ण होती है। किसान भाइयों, इसको कुछ न कुछ रकबा में अपने खेतों में करें और फसल चक्र भी अपनाते रहें। माने खेत बदल बदल के अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं। तो सीमित पानी में भी अधिकतम पैदावार किसान भाई अपने खेतों में सुचारू रूप से ले। अब की बार मानसून की बरसात बहुत अच्छी हुई है और काफ़ी एरिया के अंदर बरसात अच्छी हो चुकी, फसलें अच्छी लग गई है लगभग। और स्पेशल बाजरे का जो एरिया है अब की बार राजस्थान के अंदर बढ़ा हुआ है। लगभग ये मानो जो मेन समस्या इस समय आ सकती है वो फड़के का अटैक बाजरे के ऊपर हो सकता है। अब बात ये आती है कि बाजरे में जो फड़का लगता है तो उसको अपन पहचाने कैसे कि भाई फड़के का अटैक हो गया।
तो जो पौधे हैं उस पे कटे फटे निशान मिलेंगे, कैंची की तरह काट देता है। और कई बार इसका फड़के का अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है कि 70% 80% अपनी फसल ये चौपट कर जाते हैं, खा जाते हैं उसके अंदर। जब इसका प्रकोप व्यापक रूप से होता है तो इसके नुकसान की सीमाएं नहीं रहती है, कई बार तो 90% से ऊपर भी फसल को चौपट कर जाता है। तो जैसे ही अपने को पता लगे कि भाई फड़का अपना इसके अंदर हो गया, तो अगर अपने को जानकारी है तो क्विनाल फोस पाउडर आता है, उसको अपन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करके और अपन फड़के का नियंत्रण कर सकते हैं। और या फिर अपन नज़दीकी कृषि कार्यालय है वहाँ जाके भी अपन इसकी जानकारी ले सकते हैं और समय पर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।